भाई आकर, भाई आकर, ढाई आकर प्रेम कर, ढाई आकर, भाई आकर, भाई आकर। नमस्कार, मैं मानुषी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ ढाई आखर में। ढाई आखर एक ऐसी जगह जहाँ से हम एक सफ़र तय करने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा सफ़र, चाहे वो संगीत का हो, कविताओं का या किसी भी और क्षेत्र का, मगर हमारा उद्देश्य सिर्फ एक, सबके दिलों तक पहुँचने की कोशिश। पिछली कड़ी में हमने एक सफर शुरू किया था जगजीत सिंह जी के सांगीतिक सफर के साथ। जगजीत सिंह एक ऐसा नाम जिसने संगीत की दुनिया में एक नया रास्ता दिखाया सबको। आज हम उसी कड़ी को आगे लेकर चलते हैं। पिछली कड़ी में हमने जगजीत सिंह जी के सांगीतिक सफर के शुरुआती दौर की बातचीत की थी। इस कड़ी में हम आगे बातचीत करेंगे फिर से नरेश कुमार जी के साथ और जगजीत सिंह जी के शागिर्द जसविंदर सिंह बंटी जी से कुछ उनके गीत, गजल और भी बहुत कुछ सुनेंगे। इस कड़ी की शुरुआत मैं आप सबको एक क्लिप दिखाकर करना चाहूंगी। बाजी चाहे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे होता है शब रोज, तमाशा मेरे आगे। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, मत पूछ, 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 मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे। तू देख, 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 तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे, बाजी चाहत हाल। नमस्कार नरेश जी, नमस्कार जसविंदर जी। आपका एक बार फिर स्वागत है ढाई आखर के इस कड़ी में। नरेश जी, मैं आपके साथ बातचीत आगे बढ़ाना चाहूंगी। हमने अभी एक क्लिप देखा गालिब के ऊपर जो जगजीत सिंह जी ने जो गाया है। मेरा ये हमने जब पिछली कड़ी में जो देखा उसमें ये देखा कि उन्होंने हर लिरिसिस्ट, जिस भी लिरिसिस्ट को उन्होंने गाया है, जिस भी शायर को उन्होंने गाया है, वो बहुत प्रसिद्ध हुए। वो सबके दिलों तक उनकी शायरी को पहुंचा सके। मेरा सवाल आपसे ये है कि गालिब एक बहुत कठिन विषय माना जाता है।
वो बहुत आसान शायरी नहीं थी उनकी, जो कि हर के दिल तक पहुँच पाती। मगर जगजीत सिंह जी इसमें कामयाब रहे। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? गालिब की गज़लें जो हैं उन्होंने पहले भी रिकॉर्ड की थी, गिनी-चुनी थी। लेकिन इसमें जो सीरियल की खूबी ये थी कि पूरा विजुअल था पर्दे पे एंड गालिब की पूरी कहानी दिखाई गई और उसमें एक्टिंग तो शानदार था, बहुत बढ़िया एक्टिंग थी और बहुत बढ़िया डायरेक्शन था गुलजार साहब का और साथ में जगजीत साहब का जो कंपोजिशन, सिंगिंग, चित्रा जी भी थी उसमें। तो ये कॉम्बिनेशन साथ बन के जो आया एंड वो भी टीवी पे, जो कि हर घर में होती हुआ करती थी टीवी उन दिनों। चैनल भी एक ही थी, दूरदर्शन वाज द ओनली चैनल। तो लोग बैठ के देखते थे और इतना बढ़िया वो प्रोजेक्ट, मतलब वो प्रोजेक्शन हुआ गालिब के बारे में कि जिन लोगों को उर्दू समझ में नहीं आती थी, उन्होंने कोशिश की उर्दू समझने की और गालिब की पोएट्री समझने की, जो कि आई थिंक उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है जगजीत साहब का इन टेकिंग गालिब टू द कॉमन मैन। तो ये हुआ वो टीवी सीरियल की वजह से। और उन्होंने जो सीरियल में गाया, सीरियल में गालिब बनकर गाया उन्होंने, मतलब ज्यादा गायकी नहीं दिखाई उन्होंने। और गालिब की गजलें, उन्हीं गजलों को जब वो कॉन्सर्ट में गाते थे तो वो वहां पे उनका ही वुड शो हिज रागदारी और बाकी सब कुछ टू मेक इट वोकल प्रेजेंटेशन पे ज्यादा जोर देके और गायकी पे ज्यादा जोर देके वो प्रेजेंट करते थे। इस तरह से लोगों को आज तक दोनों का बहुत पसंद है। एल्बम वाले वर्जन भी प्रॉब्लम भी है, मतलब सीरियल वाले वर्जन भी बहुत पसंद है और कॉन्सर्ट वाले वर्जन भी बहुत पसंद है। और कॉन्सर्ट्स में तो बार बार उनकी फरमाइश होती है गालिब की गजलों की। तो इस तरह से उन्होंने पॉपुलराइज किया और हर एक को मतलब गालिब सुनने में, अप्रिशिएट करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी, नरेश जी, क्योंकि हमारे साथ आज जसविंदर जी मौजूद हैं, तो हम जसविंदर जी से ज़रूर सुनना चाहेंगे उनके गालिब की गाई हुई कोई जगजीत सिंह की गज़ल। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बहुत ही खूबसूरती से आपने इस गज़ल को निभाया जसविंदर जी। शुक्रिया, शुक्रिया जी। नरेश जी, हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं और जैसे कि आप अभी बात कर रहे थे सीरियल की, तो गालिब सीरियल बना जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ और लोगों के घर-घरों तक पहुँचा, दिलों तक पहुँचा। इसी तरह से मुझे याद पड़ता है एक और सीरियल बनी थी, कहकशां। आप उसके बारे में बताइए। वो भी पॉपुलर तो बहुत हुई, मगर मुझे कहीं ऐसा लगता है कि उसकी गज़लें इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई जितना गालिब सीरियल से जो गज़लें गाई थी के लिए जो गज़लें गाई थी जगजीत सिंह जी ने, वो हुई थी। क्या मेरा कहना सही है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। वो इसलिए मैं मानता हूँ, मेरा मेरा मैं ये मानना है कि जो उन्होंने काम कहकशां में किया, वो गालिब टीवी सीरियल से बहुत ज़्यादा मतलब सोफिस्टिकेटेड था, क्योंकि कहकशां में जो जिन शायरों के बारे में, उनके जीवन के बारे में दिखाया गया, वो मॉडर्न पोएट्स थे, व्हेरेas गालिब वाज अ मेडिवल पोएट। तो उन्होंने कहकशां में इंस्ट्रूमेंटेशन, वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रेशन, ये सब इसका इस्तेमाल करके उन्होंने जो कहकशां में काम किया है, आई बिलीव इट टू बी मच सुपीरियर देन द वर्क ही हैज डन इन गालिब।
लेकिन उसमें हुआ क्या कि ये कहकशां भी दूरदर्शन पे ही दिखाया गया था, लेकिन जब कहकशां आया दूरदर्शन पे तब तक केबल टीवी आ चुका था इंडिया में, और इस वजह से दूरदर्शन एक ही चैनल नहीं रहा जिसको लोग देखते थे, लोग इधर उधर दूसरे चैनल भी जाके देखते थे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि जो व्यूअरशिप था वो बट गया थोड़ा सा, और ऊपर से क्या हुआ कि इतने सारे शायरों के बारे में उनकी उनकी कहानियां दिखाई गई, तो एक स्टोरी नहीं थी शुरू से लेके एंड तक, बिकॉज हर तीसरे चौथे एपिसोड के बाद किसी नए शायर का आ जाना, तो लोगों को वो शायद कंटिन्यूटी का भी ये महसूस करने लगे लोग कि ये तो कंटिन्यूस कहानी नहीं है, इधर उधर से चेंज हो रहा है, कोई और नया शायर आ रहा है, पता नहीं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि कहकशां के गजलें जो हैं, गजलें नज़में जो हैं, उतने पॉपुलर नहीं हुई जितना कि मिर्जा गालिब की गजलें हुई। और मैंने बहुत कम कॉन्सर्ट उनके देखे हैं जिसमें कहकशां से उसने कोई भी गजल गाई हो, बहुत कम, वेरी रेयर। जी तो ये आपका जो आपने कहा अभी वो एकदम सही है, इट्स अ बिट अनफॉर्चुनेट, लेकिन इट्स ट्रू कि कहकशां के लिए उनको उतना अप्रिसिएशन नहीं मिला जितने की वो हकदार थे। शहर की रातों नाशा जगमगाती जाती सड़कों पे आवारा गैरी बस्ती जगजीत सिंह जी बिल्कुल इस बात के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर रहे कि जैसे हम बार-बार कह रहे हैं कि वो सबके दिलों तक पहुँचे। एकदम आम जनता से लेकर, जैसे हम कहते हैं कि जो मास ऑडियंस है, वहाँ से लेकर क्लास ऑडियंस तक। उनमें एक बहुत बड़ी खूबी थी, उन्होंने अपने कॉम्पोज़िशंस के बारे में भी जो कहा है या उन्होंने जो कॉम्पोज़िशंस किए हैं, वो सबके दिलों तक पहुँची। तो उनकी म्यूज़िकल ट्रेनिंग क्या रही थी? वो इस तरह से इतने सुंदर कॉम्पोज़िशंस कर पाए? नहीं, म्यूजिकल ट्रेनिंग तो बहुत स्ट्रांग रहा है उनका बचपन से ही। ही हैज टेकन प्रॉपर ट्रेनिंग फ्रॉम अ गुरु, एंड ये सवाल कई बार उनसे पूछा भी जा चुका है पहले। ये तो बचपन से ही सीखना शुरू किया था, हमारे पिताजी को शौक था म्यूज़िक का, तो उन्होंने मास्टर रख के दिए थे शुरू में। तो फिर अपना शौक पैदा हो गया, प्राइज़ मिलने लगे और वाह होने लगी। कोई भी इंस्पेक्टर स्कूल आया या कलेक्टर आया तो जगजीत सिंह को खड़ा कर देते थे। तो इस तरह वो शौक़ बढ़ता गया। फिर मैंने क्लासिकल सीखा 10-15 साल उस्ताद जमाल खान साहब से। पहले क्लासिकल गाता था मैं, फिर गज़ल में आया क्योंकि ये थोड़ा सा लगा कि ये रास्ता जो है ये अच्छा है, इसमें म्यूज़िक भी आ जाता है, पोइट्री भी आ जाती है,
सब कुछ आ जाता है। तो उसी वक्त से फिर गज़ल ही गा रहा हूँ। स्टैंडर्ड गज़ल का फिर से ऊपर आने लगा, तो वो जो सस्ता गाने वाले थे वो थोड़े से बैठ गए हैं, क्योंकि गालिब का जो सीरियल आया, अभी जो कहकशां आएगा, उससे क्या स्टैंडर्ड ऑफ गज़ल जो है पोइट्री, वो अभी लोगों को पता कि असली चीज़ तो ये है। पहले तो हम ऐसे ही तमाशा ही देख रहे थे, तो इसलिए वो छोटे मोटे जो गाने वाले जिनको ज़बान नहीं आती या नहीं आता, वो बैठ गए थोड़े से। एक बार आप स्टेज पे जब बैठे हैं तो उस वक्त तो ये देखना है कि ऑडियंस जो है वो खुश जानी चाहिए आपसे। चाहे आप गज़ल गा के खुश करो, चाहे आप जोक सुना के खुश करो, चाहे आप ठुमरी गा के खुश करो, या पंजाबी गा के खुश करो, वो सेटिस्फाई जाना चाहिए। एक जो हॉल में आदमी आया है वो खुश होना चाहिए, हाँ आज मज़ा आ गया, आज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई। वो तो हो गया एक परफॉर्मेंस का। लेकिन रिकॉर्डिंग जो आप करते हैं, अगर वही चीज़ आप रिकॉर्डिंग में डालेंगे तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट इतना हो। रिकॉर्डिंग में आप वो करिए जो आप करना चाहते हैं। उनका टैलेंट एज अ कंपोजर वो फ्रॉम अ वेरी यंग एज वो दिखने लगा था। वो जब कॉलेज में थे तो तभी उन्होंने कंपोजिशंस शुरू की थी, और शायद ये बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है कि कॉलेज में जो उन्होंने एक पेट्रियोटिक सॉन्ग कंपोज किया था, वो इतना फेमस हो गया कि वो एनसीसी का गाना बन गया। पेट्रियट सॉन्ग मैंने स्कूल कॉलेज में जब था एक कंपोज किया था। आपने खुद कंपोज हाँ, ग्रुप सॉन्ग मैंने बनाया था। हम सब हिंदी हैं, अपनी मंजिल एक है, एक है। हम सब हिंदी हैं, अपनी मंजिल एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। अपनी मंजिल एक है, एक है, एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। तो उनके कोई भी एल्बम आप सुन लीजिए, उसमें पता चलेगा कि जो भी म्यूजिक है या जो भी सिंगिंग है, सिंगर एंड कंपोजर का ऑब्वियसली दे मस्ट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग इन क्लासिकल म्यूजिक, एंड दैट इज एविडेंट। आप कोई भी उनका गाना सुन लीजिए या किसी भी कॉन्सर्ट में भी आप जाएंगे तो वो हमेशा अपनी मतलब वहां पे आप सुनेंगे तो लगेगा कि क्लासिकल ट्रेन्ड म्यूजिशियन गा रहे हैं। की पूड़िया बराबर मारी, क्या जान बद बिचारा रे, क्या जान बद बिचारा रे, बद तदरे दानी तनने तनना तदरे तदरे दानी तनना तनना तदरे दानी तनना। नरेश जी, हम सभी जानते हैं, जो भी जगजीत सिंह जी को जिन्होंने सुना है, जो उनके फैंस रहे हैं, कि उनकी जिंदगी बहुत ही उतार चढ़ाव वाली भी रही। जैसे कि उनके जिंदगी में उनके सुपुत्र विवेक का चला जाना उनकी जिंदगी से, ये एक बहुत ही दुखद हादसा था, और ये इनको जरूर किसी भी पिता को एक तरह से बहुत ही आघात देकर जाने वाला एक हादसा रहा। संगीत पर, जगजीत सिंह जी के गजल गायकी पर, या यूं भी संगीत पर इसका क्या असर रहा? क्या कोई असर पड़ा संगीत को? क्या उन्होंने वैसे ही बरकरार रखा जैसे पहले था, या वो असर देखने को मिलता है? सबसे बड़ा असर तो ये हुआ कि चित्रा जी ने एकदम गाना बंद कर दिया जी। लेकिन जगजीत साहब ने भी कुछ महीनों के लिए एकदम बंद कर दिया था गाना।
लेकिन बाद में उन्होंने ये चीज़ें काफ़ी अपने किताबों में वगैरह एक्सप्लेन की हैं कि ही डिड नॉट गिव अप, ही केप्ट अप हिज म्यूजिकल ट्रेनिंग। और उसके बाद क्या हुआ कि ही केप्ट हिमसेल्फ सो बिजी, कई सारे एल्बम्स उनके आने शुरू हो गए उस टाइम। ही केप्ट हिमसेल्फ बिजी इन हिज वर्क एंड हर दूसरे तीसरे महीने में नया एल्बम आ रहा था। उनको कॉन्सर्ट्स भी उन्होंने शुरू कर दी, वर्ल्ड टूर्स वगैरह भी शुरू कर दिए थे उन्होंने। सो आफ्टर द इनिशियल शॉक उन्होंने he actually rebounded, and he rebounded in a big way, and he came back with full force and gave so much more music at that time. लेकिन उस टाइम में आप उनके कॉन्सर्ट्स में और उनके एल्बम्स में भी आप अगर गजलों को देखेंगे तो वहां लगेगा कि he is singing mostly serious and sad songs. जिंदगी को करीब से देखो, जिंदगी को करीब से देखो, इसका चेहरा तुम्हें रुला देगा, इसका चेहरा तुम्हें रुला देगा, इसका चेहरा तुम्हें रुला देगा। आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वही खुदा देगा। नरेश जी, अभी जैसे हमने देखा कि आपने बताया भी कि विवेक के चले जाने के बाद उनके संगीत पर असर तो पड़ा और वो सैड सॉन्ग्स या उनके लिरिक्स में वो जो सैड लिरिक्स थे वो ज्यादा दिखाई देने लगे। पता नहीं ये मैं ऐसा सोच रही हूँ या आम धारणा ऐसी है कि शायद लोग ये भी सोचे कि उनके जो डिवोशनल सॉन्ग्स या भक्ति संगीत के जो एल्बम्स थे वो भी बहुत ज्यादा उसी के बाद आए, विवेक के चले जाने के बाद। क्या ऐसा सोचना मेरा सही है? आप बताएंगे। डिवोशनल सिंगिंग जो है उनका वो बहुत पहले से करते आ रहे हैं। 60s से उन्होंने शुरू किया था, गुरुद्वारों में गाना, शब्द गाना या मंदिरों में भजन वगैरह गाना, ये तो बहुत पहले से उनका चलता रहा है। लेकिन कमर्शियली उतने ज्यादा उनके एल्बम्स नहीं आए थे अप टू दैट पॉइंट। आए हुए थे कुछ जो कि दे आर इन द मार्केट, सम ऑफ देम आर एक्सट्रीमली वेरी वेरी फेमस। वो जैसे हे राम है उनका, उन्होंने वो 82-83 में निकाला था। और जो कृष्णा भजन्स के उनके समर्पण नाम है वो एल्बम का, वो आज तक लोग उसको सुनते हैं। तो ये पहले से वो करते आ रहे हैं। लेकिन ये जो हादसा हुआ उनके साथ, तो इसके बाद वो थोड़ा ज्यादा होने लगा ग्रेजुअली। और विवेक के गुजर जाने के बाद जो सबसे पहला उन्होंने रिकॉर्डिंग किया स्टूडियो में वो था एक गुरबानी का एल्बम, एंड वो आया सबसे पहले, बिफोर ऑल द अदर एल्बम स्टार्टेड कमिंग आउट लेटर। उडो न कागा करे, उडो न कागा करे, बेग मली जय अपने राम प्यारे,
उडो न कागा करे उडो न कागा करे उडो न कागा करे। वाह, क्या बात है जसविंदर सिंह जी, आपने बिल्कुल ही भक्ति का समा बांध दिया। बहुत शुक्रिया बहुत जी, शुक्रिया। धन्यवाद। नरेश जी, अब मैं आपके साथ आगे बढ़ती हूँ इस सफर पर। हम सभी जानते हैं कि लता जी के साथ उनका एक एल्बम आया था सजदा, और वो बहुत बहुत ज्यादा मशहूर हुआ। आइए सबसे पहले हम सजदा के कुछ छोटे-छोटे उन गज़लों से क्लिप्स देखते हैं। सजदा सजदा एक ऐसा कैसेट है जो कि सजदा है गजल को, सजदा है शायरों को, सजदा है गजल के चाहने वालों को। सजदा एक ऐसा प्रोजेक्ट जो मेरी बरसों की तमन्ना थी, और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूं कि मेरे इस सजदे में लता जी भी शरीक थे। दिल में अब दर्द मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, जिंदगी मेरी इबादत के सिवा कुछ भी नहीं। गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी ये नजराना, तेरा भी है मेरा भी ये नजराना, तेरा भी है मेरा भी गम का खजाना, तेरा भी है मेरा भी। हर तरफ हर जगह बेशुमारा आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमारा आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। हर तरफ हर जगह बेशुमारा आदमी, धुआं बना फिजा में उड़ा दिया मुझको, मैं जल रहा, किसी ने बुझा दिया मुझको धुआं। किसको कातिल मैं कहूँ, किसको मसीहा समझूं, सब यहाँ दोस्त ही बैठे हैं, किसे क्या समझूं, सब यहाँ दोस्त ही बैठे हैं, किसे क्या समझूं, किसको कातिल मैं कहूँ, किसको मसीहा समझूं। नरेश जी, अब हम आगे चलते हैं इस सफर में। हम जानते हैं कि जगजीत सिंह जी ने हमेशा ही चित्रा सिंह जी के साथ गाया था। तो एक तरह से उनके जो एल्बम्स थे उनमें चित्रा सिंह जी का होना या एक फीमेल वॉइस का होना जो कि चित्रा सिंह जी थी, वो एक तरह से हम जानते ही थे, वो एक प्रोसेस थी जहां पर उसी को हमने सुना। मगर बाद में जैसे कि आपने कहा कि चित्रा सिंह जी ने गाना बंद कर दिया, तो सजदा जब आई
तो क्या ये भी एक वजह थी कि क्योंकि चित्रा सिंह जी ने गाना बंद कर दिया था तो लता मंगेशकर जी को वो लेकर आए अपनी एल्बम्स में? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सजदा का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पहले शुरू हो चुका था, इवन व्हेन चित्रा जी वाज एन एक्टिव सिंगर, तो वो पहले ही शुरू हो गया था। अच्छा। उसके उसके पहले एक्चुअली क्या हुआ था कि एक एल्बम आई थी मिराजे गजल, जी, गुलाम जी। अली और आशा भोसले का जॉइंट एल्बम था वो। जी, तो जी। वो बहुत ही ज्यादा हिट हुआ, तो लोगों को पसंद आया। तो जी। तभी से बात शुरू हुई थी कि जगजीत सिंह और लता मंगेशकर का एक उसी तरह का एल्बम होना चाहिए। एंड वो काम भी हल्का हल्का शुरू हो गया था पहले ही, और कुछ रिकॉर्डिंग्स तो ऑलरेडी शुरू हो चुके थे जब चित्रा जी वो स्टिल एक्टिव एज अ सिंगर। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि लता जी को उन्होंने लिया इसलिए कि क्योंकि चित्रा जी ने गाना बंद कर दिया। जगजीत साहब का बहुत पहले से एम्बिशन रहा है कि लता जी के साथ एल्बम करना है। एक फिल्मी गीत उन्होंने रिकॉर्ड किया था एक फिल्म के लिए, लेकिन वो पूरी गजल या गजल एल्बम उनके साथ बनाने की बहुत बड़ी तमन्ना थी उनकी पहले से। तो वो इस दौरान उन्होंने मतलब लेट 80s में शुरू हुआ वो काम, और 91 92 तक आ गई एल्बम। जी, नरेश जी, ये आपने बहुत अच्छा बताया क्योंकि हम जब बात करते हैं किसी से भी जगजीत सिंह जी के बारे में, सजदा के बारे में, तो ये एक सवाल है जो मैंने देखा है कि लोग हमेशा ही किया करते हैं। मगर ये बात कि सजदा दरअसल उनके चित्रा जी के गाना बंद करने से बहुत पहले ही प्लान की जा चुकी थी और शुरुआत हो चुकी थी उसकी, ये हम सभी के लिए एक तरह से नई खबर ही होगी शायद। दर्शकों, आइए हम अब सुनते हैं जसविंदर सिंह जी से सजदा एल्बम से एक गजल। जसविंदर जी, आपका फिर से स्वागत है। मिली हवाओं में उड़ने की वो सजा यारो, मिली हवाओं में उड़ने की वो सजा यारो, कि मैं जमीन के रिश्तों से कट गया यारो, मिली हवाओं में उड़ने की वो सजा यारो। मेरे कलम पे जमाने की गर्द ऐसी थी कि अपने बारे में कुछ भी न लिख सका यारो, कि अपने बारे में कुछ भी न लिख सका यारो, कि मैं जमीन के रिश्तों से कट गया यारो, मिली हवाओं में उड़ने की वो सजा यारो, मिली हवाओं में उड़ने की वो सजा यारो। क्या बात है जसविंदर जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका। दोस्तों, बस इसी के साथ आज की यह कड़ी हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मगर अगली कड़ी में हम फिर से साथ चलेंगे जगजीत सिंह जी के सांगीतिक सफर में। इस कड़ी में हमने 1980 दशक तक के उनके सांगीतिक सफर की बातें की। अगले सफर में हम उनके आगे के सफर के बारे में बातचीत करेंगे।
तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। भाई आखर ढाई आखर प्रेम का ढाई आखर भाई आखर